नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग व्यंजक के पद के गुणनखंड, कोष्ठक, व्यंजकों का मान और समान व्यंजकों को किस तरह से जोड़ते और घटाते हैं, इसके विषय में अध्ययन करेंगे। पूर्व वीडियो में हम लोगों ने व्यंजकों के सामान्य रूप का अध्ययन किया, व्यंजक हैं क्या, किस तरह से निर्मित होते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, व्यंजक के पद। तो व्यंजक, यदि यहां हम ये देखते हैं कि व्यंजक, कोई भी एक व्यंजक है 4x + 5, ये हमारा क्या है, यह हमारा व्यंजक है। तो इस व्यंजक को बनाने के लिए हमने सबसे पहले अलग से 4 और x को गुणा करके 4x बनाया, अर्थात 4x को प्राप्त करने के लिए हमने 4 और x में गुणा किया। इनके मध्य क्या करते हैं, इनके मध्य हमने गुणा किया और फिर इसमें क्या किया, इसमें 5 को जोड़ दिया। इसके बाद हमने इसमें क्या किया, इसमें 5 को जोड़ दिया और हमको मिला क्या, 4x घन 5। इसी तरह यदि हम देखते हैं एक व्यंजक हमारा क्या है, 3x² + 7y। यहां सबसे पहले क्या किया कि 3x और x का गुणा करके बनाया। तो इनको गुणा करने पर हमको क्या मिला, 3 गुणे x बराबर हमको मिला क्या, 3x²। फिर हमने अलग से 7 और y का गुणा करके क्या बनाया, 7y बनाया। तो यहां हमको दो चीजें, एक क्या मिलता है, एक 3x² और दूसरा हमको 7y। तो यहाँ 3x² और 7y बनाने के बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ पर जो व्यंजक दिया हुआ है उसे प्राप्त करने के लिए हमने इनको जोड़ दिया। जैसे यहाँ पर ये 3x, उसी तरह हमने यहाँ पर 7 और y को गुणा किया तो हमें क्या मिला, 7y। और फिर क्या करते हैं, इन दोनों को हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो हमें क्या मिल जाता है, 3x² + 7y। ये व्यंजक हमको प्राप्त होता है। तो यहां यदि हम ये देखते हैं कि जो पहला व्यंजक हमारा है 4x + 5, तो अब इसमें देखें और दूसरे व्यंजक 3x² + 7y को देखते हैं। तो यहां पर क्या है कि ये जो व्यंजक हैं इनमें जो हमको मिला 3x², अर्थात इस व्यंजक में 3x² और दूसरा क्या है, 7y। तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों इस व्यंजक के क्या होते हैं, इस व्यंजक के पद होते हैं। अब अगर यहां हम देखते हैं कि जैसे एक दूसरा उदाहरण हम लेते हैं कि यहां यदि हम ये बात करें कि 4x² - 3xy। अब यहां पर हमने ये एक व्यंजक लिया 4x² - 3xy। तो यहां इसके दो पद, कौन, एक पद आपका ये है पद 1 और 3xy - 3xy ये आपका इस व्यंजक का दूसरा पद है। तो यहां इन दोनों पदों में यदि हम देखते हैं तो इन दोनों पदों में 4x, जैसे पूर्व के व्यंजक में हमने बताया 4x² है, तो 4x² क्या है, 4x और x का गुणनफल है। यह 4x और x इनका क्या है, इनका गुणनफल है। और -3xy जो है, -3xy की हम बात करते हैं, तो यह -3x और y इनका क्या है, इनका ये गुणनफल है।
तो जो पद हैं वह विभिन्न व्यंजकों के क्या होते हैं, उनके गुणनफल होते हैं। तो व्यंजकों को बनाने के लिए क्या करते हैं, यहां विशेष चीज ध्यान देना है कि व्यंजक को बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो पद हमें प्राप्त होते हैं पदों को जोड़ देते हैं, पदों को जोड़ देते हैं। जैसे यहां आपका एक व्यंजक 4x + 5 है, को बनाने के लिए हमने 4x और 5 को जोड़ा। उसी प्रकार 4x - 3y xy 4x² - 3xy, यहां पर भी ये दो जो हमारे व्यंजक हैं तो इनको भी हमने जोड़ा है। जैसे यहां पर हम बात करते हैं कि 4x² प्लस ब्रैकेट के अंदर -3xy, क्योंकि -3xy का एक गुणनखंड है। तो यहां हम क्या करते हैं, कोई भी व्यंजक प्राप्त करना होता है या व्यंजक को बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, व्यंजक को बनाने के लिए हम पदों को क्या करते हैं, पदों को जोड़ते हैं। ये विशेष ध्यान रखना है कि यहां कि पद में यदि ऋण चिन्ह सम्मिलित है, पद में यदि ऋण चिन्ह सम्मिलित है, जैसे इसको हम इस तरह से बाद में दिखाएंगे, सरलीकृत करेंगे तो 4x² - 3xy। तो अब अगर इस तरह का हमें व्यंजक अर्थात पद में ऋण चिन्ह सम्मिलित है और व्यंजक आपका क्या मिला 4x² - 3xy, तो इसमें आप पद जो है वह यहां पद जो है वह 3xy यदि आप लिखते हैं तो यह आपका क्या होगा, यह उत्तर आपका गलत हो जाएगा। यहां 3xy नहीं बल्कि वह क्या है -3xy को लिया गया है। इसलिए यह बताने की अब आवश्यकता नहीं कि कोई एक व्यंजक को बनाने के लिए पदों को जोड़ा या घटाया जाता है तो इसमें केवल यही आप द्वारा कहा जाएगा या लिखा जाएगा कि पदों को क्या करते हैं, पदों को जोड़ा जाता है, अर्थात पदों का योग जो है वो व्यंजक के रूप में प्राप्त होता है। एक पद के गुणनखंड, कोई पद है तो उसके गुणनखंड, जैसे व्यंजक हमारा 4x² - 3xy, तो यहां इसके दो पद हैं, कौन कौन से, 4x² और -3xy। तो यदि हम पद 4x² की बात करें तो यह 4x और x इनके गुणनफल हैं, अर्थात 4x² जो है वह इन तीनों का क्या है, इन तीनों का गुणनफल है। अर्थात ये कह सकते हैं कि 4x और x पद 4x² यानी ये तीनों खंड 4x और x पद 4x² के क्या हैं, इसके गुणनखंड हैं। एक पद अपने गुणनखंडों का गुणनफल होता है। यहां ये चीज ध्यान रखिएगा कि कोई भी पद क्या होता है, अपने गुणनखंडों का एक गुणनफल होता है। जैसे यहां पद आपका -3xy, ये हमारा क्या है, ये हमारा उस व्यंजक का क्या है, पद है। तो इसके यदि हम गुणनखंड की बात करते हैं तो इसका गुणनखंड क्या होगा, -3x और y। ये क्या है, ये है इस पद के, यदि हम इस रूप में कहें तो इन तीनों का जो गुणनफल है वह गुणनफल क्या है, वह गुणनफल आपका क्या है, पद -3xy और -3xy के सापेक्ष में देखते हैं तो इसका गुणनखंड जो है, इसका पद का गुणनखंड जो है वह -3x और y है। तो यहां
हम ये भी बता सकते हैं कि एक पद अपने गुणनखंडों का गुणनफल होता है। अब किसी व्यंजक के पदों और पदों के गुणनखंडों को, कोई भी व्यंजक है, जैसे इसी व्यंजक को हम लेते हैं, कौन से व्यंजक, हमारा है 4x² माइनस 3xy। तो व्यंजक के पदों और पदों के गुणनखंडों को हम क्या कर सकते हैं, एक आकर्षक और सुविधाजनक तरीके से एक व्यंजक पेड़ आरेख अर्थात हम ट्री डायग्राम द्वारा भी निरूपित करके समझा सकते हैं। तो यहां यदि हम ट्री डायग्राम की बात करते हैं तो जैसे यहां पर हमारा व्यंजक क्या है, 4x² माइनस 3xy। व्यंजक क्या है, 4x² माइनस 3xy, ये हमारा व्यंजक है। तो इसमें पद के कौन कौन से हैं, इसमें पद हमारे दो हैं। दो पद कौन कौन से, एक है 4x² और दूसरा है आपका माइनस 3xy। अब इन पदों के गुणनखंड, 4x² के गुणनखंड क्या है, 4x और x, 3 माइनस 3xy के माइनस 3x और y। तो ये हमारे क्या हैं, पद हैं, और ये क्या है, ये उन पदों के गुणनखंड हैं। तो अब इन पदों और गुणनखंडों के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, टी डायग्राम दे सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं किसकी, व्यंजक की। तो यहां व्यंजक क्या है, जो व्यंजक है, व्यंजक हमारा है 4x² माइनस 3xy। अब इस व्यंजक को हम पुनः किस में लेके चलते हैं, इस व्यंजक को हम उसके पदों के रूप में व्यक्त करते हैं कि उसके जो पद हैं, पद कौन कौन से हैं, 4x² और दूसरा है माइनस 3xy। अब इन पदों को हम किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं, इन पदों को हम गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो अब इसमें पद जो है, इसके जो गुणनखंड बनेंगे, तो इसमें आपका एक गुणनखंड 4 है, एक x है और दूसरा x है। तो ये आपका किसका गुणनखंड हो गया, पद 4x² का। उसी तरह माइनस 3xy के जब हम गुणनखंड की बात करेंगे तो इसका गुणनखंड जो है वह आपका एक माइनस 3 होगा, एक x होगा और एक y होगा। तो यही हमारा क्या है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम ट्री डायग्राम भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, ट्री डायग्राम, यानी व्यंजक का जो है वह पेड़ आरेख की बात हम करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को पेड़ आरेख कहते हैं। अब बात करते हैं गुणांक। गुणांक क्या है, एक गुणनखंड संख्यात्मक हो सकता है तथा अन्य बीजीय हो सकता है, अर्थात न्यूमेरिकल और एल्जेब्रिक दोनों की बात आती है। अर्थात इनमें क्या है, इनमें चर होते हैं। चर की बात हम पूर्व वीडियो में बता चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर आपको वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो यहां जब हम बात करते हैं कि गुणनखंड की बात करते हैं, तो गुणनखंड और गुणनफल, यहां हम ये कह सकते हैं कि अभी पूर्व में हमने गुणनखंड और गुणनफल इनको लिखना सीख चुके। अर्थात कोई पद है वह क्या है, गुणनफल है, और उसके टुकड़े जो हैं वह उसके गुणनखंड हैं। तो इनमें से
एक गुणनखंड संख्यात्मक हो सकता है या बीजीय हो सकता है, अर्थात इनमें क्या है, इनमें चर होते हैं। तो इस संख्यात्मक गुणनखंड को पद का संख्यात्मक गुणांक या केवल गुणांक कहते हैं। इसे शेष पद जो स्पष्टतः बीजीय गुणनखंडों का गुणनफल है का गुणांक भी कहते हैं। जैसे अब यहां 5xy, हम एग्जाम्पल क्या लेते हैं, 5xy। तो 5xy में इसमें क्या है, xy का गुणांक जो है, xy का गुणांक कितना है, xy का गुणांक 5 है। इसी प्रकार और भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। यदि हम लिख दें कि 10xyz में क्या कह दें, xyz का गुणांक, xyz का गुणांक क्या होगा, xyz का गुणांक जो है वह 10 होगा। तो यहां ये भी ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी पद का गुणांक लिखते हैं और गुणांक कितना होगा, यदि गुणांक उसका कितना हो, +1 है, यानी धन 1 होता है, तो लिखते समय प्रायः इसे क्या करते हैं, इसे छोड़ देते हैं। क्यों? जैसे अगर हम 1x की बात करते हैं तो 1x के स्थान पर हम क्या लिख देते हैं, सिर्फ x लिख देते हैं और 1 को छोड़ दिया जाता है। यही हम बात करते हैं कि यदि बात करें कि 10xy², एक हमारा पद है 10xy² है। अब इसमें आपसे प्रश्न पूछा जाए कि xy² का गुणांक कितना होगा, तो आप बता देंगे इसका गुणांक कितना होगा, इसका गुणांक 10 होगा। वहीं 10y² का गुणांक पूछ लिया जाए, यदि प्रश्न में पूछा जाए कि इस पद में 10y² का गुणांक कितना होगा, तो इसका गुणांक कितना होगा, इसका गुणांक x होगा। वहीं यदि हम ये कह दें कि 10x का गुणांक कितना होगा, तो 10x का गुणांक कितना होगा, 10x का गुणांक y² होगा। तो यहां गुणांक एक संख्यात्मक गुणनखंड हो सकता है या एक बीजीय गुणनखंड हो सकता है या दो या अधिक गुणनखंडों का गुणनफल भी हो सकता है और शेष गुणनखंडों के गुणनफल का गुणांक कहा जाएगा। अर्थात इस पद में जिसका मान पूछा जाएगा, जैसे 10xy² है तो यहां xy² का गुणांक पूछा गया, तो यहां क्या कहेंगे, शेष गुणनखंडों के गुणनफल का गुणांक यानी 10 जो है, 10 के अतिरिक्त xy² बचा, तो xy² का गुणांक 10 है। वहीं x की बात करेंगे तो शेष गुणनखंडों का गुणनफल क्या है, 10y², तो 10y² का गुणांक कितना हुआ, x हुआ। तो इस तरह जो भी शेष गुणनखंड का गुणनफल होगा तो उसका वह गुणांक कहा जाएगा। अब बात करते हैं किसी व्यंजक का मान ज्ञात करना। हम किसी व्यंजक का मान कैसे ज्ञात करते हैं? तो किसी व्यंजक का मान ज्ञात करने के लिए यह कहा जाए कि एक बीजीय व्यंजक का मान उस व्यंजक को बनाने वाले चरों के मानों पर निर्भर करता है। अर्थात जो उसमें चर होगा उसी के मान पर उस व्यंजक का मान निर्भर करेगा। ऐसी अनेक स्थितियां हैं जहां हमें व्यंजकों के मान ज्ञात करने होते हैं और
हम यह जांच करना चाहते हैं कि चर का एक विशेष मान एक दिए हुए समीकरण को संतुष्ट करता है या नहीं। अब हम जब भी ज्यामिति या प्रतिदिन के गणित के सूत्र देखते हैं, इसमें ज्यामिति या प्रतिदिन जो हम गणित के सूत्र की बात करते हैं, गणितीय सूत्र की बात करते हैं, तो इसमें हम व्यंजकों के मान को ज्ञात करते हैं। जैसे हम एक उदाहरण यहां लेते हैं कि कोई L भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल, कोई L भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? उसका क्षेत्रफल L² होगा। और यदि वहां पर मान दिया गया है कि यदि भुजा कितनी है, भुजा 5 सेंटीमीटर की है, तो भुजा कितनी है? भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल अर्थात L² कितना हो जाएगा? तो हम क्या करेंगे, जो बीजीय रूप L है तो वह हम वहां पर अंकीय मान को प्रतिस्थापित करते हैं और 5 का वर्ग करके और हम बताएंगे कि उसका क्षेत्रफल 25 वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो इस तरह यदि हम देखते हैं, जैसे हम कहें कि x बराबर 2, x बराबर 2 दिया हुआ है, इसके आधार पर विभिन्न व्यंजकों के मान ज्ञात करना है। मान लीजिए आपका व्यंजक है x+4, तो x+4 व्यंजक में इसमें क्या है, x बराबर 2 दिया हुआ है, तो उस स्थिति में क्या करते हैं, हम x की वैल्यू प्लेस करते हैं। x के स्थान पर 2, 2 धन 4, अर्थात इस व्यंजक का मान हमें कितना प्राप्त हुआ? इस व्यंजक का मान हमको 6 प्राप्त होता है। उसी तरह एक उदाहरण और लेते हैं। जैसे मान लीजिए व्यंजक दिया गया है 4x-3, तो इसमें भी x की वैल्यू कितनी दी गई है? x की वैल्यू 2 दी गई है। तो यहां x में 2 का मान रखते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा कि 4 गुणे 2 ऋण 3, तो 4 और 2 का गुणा 8 ऋण 3, और व्यंजक का मान हमको प्राप्त हो गया। व्यंजक का मान कितना आ गया? हमारा आ गया 5। उसी तरह यदि एक उदाहरण आप इस तरह से लें कि 100 - 10x⁻3, इस व्यंजक का मान ज्ञात करना है, जबकि x की वैल्यू हमको क्या है? x की वैल्यू दी हुई है कि x का मान 2 है। तो यहां पर भी हम x की वैल्यू को प्लेस करते हैं, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 100 - 10 गुणे, अब इसको ब्रैकेट में करेंगे, 10 गुणे 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 को हम जानते हैं कि 2 गुणे 2 गुणे 2, अर्थात इसका मान कितना होता है? 8। तो यहाँ 100 - 10 गुणे 8, तो आपका आ गया 100 - 80, और आपका इस व्यंजक का मान कितना आ गया? इस व्यंजक का मान 20। तो इस तरह हम किसी भी व्यंजक के मान को ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा एक खंड आया, अभी हमने ये छोटा कोष्ठक लगाया, तो अगले खंड में हम बात करते हैं कोष्ठक। कोष्ठक होता क्या है? जब किसी कथन में कई घटनाक्रम मिलकर एक संयुक्त घटना बनाते हैं, तो इस प्रकार के प्रत्येक कथन को एक दूसरे से जोड़ने के लिए आवश्यकता अनुसार विभिन्न प्रकार के कोष्ठकों का प्रयोग किया जाता है। कई घटनाक्रमों को मिलाकर हम एक संयुक्त घटना बनाते हैं, और उसमें जितने भी कथन कहे हुए हैं उनको आपस में एक दूसरे से जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार के कोष्ठकों को आवश्यकता के अनुसार प्रयुक्त करते हैं। जैसे यहाँ कि माना कई कथन यहाँ अलग अलग हैं, इनको संयुक्त रूप में हमें करना है,
कि माना निखिल के पास 2x आम है, तो यहां निखिल के पास आम कितने हैं? निखिल के पास आम कितने हैं? 2x। फिर अगला कथन क्या है? उसने उसमें से 3y आम अपनी बहन को दे दिया। तो बहन को दिया कितना? बहन को दिया कितना आम दिया? वह 3y आम को जो है अपनी बहन को दे दिया। इसके बाद शेष बचे आमों। तो अब यहां हमको सबसे पहले क्या करना है कि जो शेष आम है, जो बचा हुआ आम है, उसको कैसे ज्ञात करेंगे? कुल आम कितने हैं? 2x, और बहन को दिया कितना? 3y। तो हम 2x में से 3y को क्या किए? 3y को घटा दिए। फिर यहां शेष आमों का आधा करके 30 निकाल दिया। अब यहां दो कथन हैं। शेष आम हमने निकाल लिया था। शेष आम कितना था? शेष आम 2x माइनस 3y था। फिर इसी में आगे दो कथन कहता है आमों का आधा करके, पहले आधे की बात करता है और फिर 30 निकाल लिया। तो यहां जब शेष आम का आधा की बात करेंगे तो यहां शेष आम का आधा, आधा का मतलब उसका 1/2। तो यहां हम क्या करेंगे? 1/2 और ब्रैकेट में क्या करेंगे? 2x ऋण 3y, यानी ये है शेष आम का आधा भाग है। और यहां यह क्या है? आधे का संयुक्त शेष बचा हुआ आम है, और ये क्या है? उसका आधा रूप। तो अब यहां पर जो आपका ये चिन्ह लगाया गया, कौन सा? ये आपका चिन्ह लगाया गया है। तो यह चिन्ह का प्रयोग करना पड़ा, और इसी को क्या कहते हैं? इसी चिन्ह को हम क्या कहते हैं? इसी चिन्ह को छोटा कोष्ठक कहते हैं। ये चिन्ह क्या है? जो ये चिन्ह लगाया, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को छोटा कोष्ठक कहते हैं। यहां अब अगला आगे कहता है कि शेष आधे आम को आधा करके 30 निकाल लिया। अर्थात 30 आम निकालने के बाद, 30 आम निकालने के बाद क्या होता है कि 1/2, आधा आम शेष का 1/2 ब्रैकेट में 2x ऋण 3y और फिर माइनस 30 आम को निकाल लिया। फिर अगला क्या कहता है? निकालने के बाद शेष का तिगुना करके, अर्थात यह जो खंड है इसका 3 गुना। तो इसका 3 गुना यानी शेष जो भी बचा, शेष का 3 गुना, शेष का 3 गुना का क्या करते हैं? 3 और फिर एक चिन्ह और लगाते हैं, 1/2 और फिर छोटा कोष्ठक 2x ऋण 3y माइनस 30 और फिर ये बंद। अब यहां पर जो ये चिन्ह लगाया गया, ये चिन्ह आपका जो लगाया गया, इसी को क्या कहते हैं? इसी को मझला कोष्ठक कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? इसी को मझला कोष्ठक कहते हैं। तो अब यह मझला कोष्ठक जो आपका है, फिर इसके बाद ये जो आपका खंड आया, तो इस खंड के बाद कहता है कि तिगुना करके पुनः 3x जोड़ दिया। 3x इसमें जोड़ दिया। तो अब इसका जो रूप आएगा, यानी 3x को जोड़ने पर, 3x को जोड़ने पर क्या आएगा? 3x प्लस 3 मझला कोष्ठक 1/2 छोटा कोष्ठक 2x माइनस 3y छोटा कोष्ठक बन माइनस 30
मझला कोष्ठक बंद। ये आपका आया 3x को जोड़ने पर। और अंत में क्या कथन कहता है कि जोड़ने के बाद प्राप्त आमों की संख्या। अब 3x को जोड़ने पर हमें यह प्राप्त होता है। तो जोड़ने प्राप्त आमों की संख्या में y से गुणा कर देते हैं। तो अब y से गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा? y से गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा? अब जब हम y से गुणा करेंगे तो y फिर एक चिन्ह और लगाया और बाकी मान को हमने रख दिया। तो बाकी मान क्या है? 3x प्लस 3 मझला कोष्ठक 1/2 छोटा कोष्ठक 2x माइनस 3y छोटा कोष्ठक बंद माइनस 30, फिर मझला कोष्ठक बंद और फिर बड़ा कोष्ठक बंद। तो इस तरह से इसको हम क्या करेंगे? इस तरह से दर्शाएंगे। अब यहां पर एक चिन्ह का प्रयोग हमने और किया इसका, तो इसे क्या कहेंगे? इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को बड़ा कोष्ठक कहते हैं। तो इस तरह जो हमने अभी परिभाषा देखी थी कि क्या जब किसी कथन में कई प्रकार की घटनाक्रम को मिलाकर एक संयुक्त घटना बनाते हैं तो प्रत्येक कथन को जोड़ने के लिए आवश्यकता अनुसार विभिन्न कोष्ठकों का प्रयोग करते हैं। तो अब यहां पर हमने सभी कथनों को जोड़ने के बाद संयुक्त रूप से जो घटना बनाई, जो वह आपका ये रूप है। और इसमें हमने देखिए 3 तरह के कोष्ठकों का प्रयोग किया, 1, 2 और 3। पहला कोष्ठक, दूसरा कोष्ठक और तीसरा। तो इसे छोटा कोष्ठक, इसे मझला कोष्ठक और इसे बड़ा कोष्ठक कहते हैं। यहां कोष्ठक के बारे में एक आपका रेखा कोष्ठक भी होता है, अभी सरलीकरण में उसे और डिटेल में देखते हैं। तो यहां ये जान लीजिए कि जो रेखा कोष्ठक और छोटे कोष्ठक को सबसे अंदर रखते हैं, फिर मझला कोष्ठक और अंत में बड़ा कोष्ठक लगाते हैं। जैसे अभी पीछे के जो संयुक्त कथन की बात कही गई थी, यदि इस चीज को देखें तो हमने लगाया था कि y फिर बड़ा कोष्ठक फिर 3x प्लस 3 फिर मझला कोष्ठक फिर था 1/2 ब्रैकेट छोटा कोष्ठक फिर था 2x माइनस 3y छोटा कोष्ठक बंद माइनस 30 मझला कोष्ठक बंद और फिर बड़ा कोष्ठक। तो यहां आप देखिए कि रेखा कोष्ठक, अब रेखा कोष्ठक वो होता है जब किसी खंड में ऊपर हम रेखा कोष्ठक को लगा देते हैं। तो रेखा कोष्ठक और छोटा कोष्ठक इनको सबसे अंदर, उसके बाद मझला कोष्ठक और सबसे बाहर क्या करते हैं? बड़े कोष्ठक को लगाते हैं। अब ये तो लगाने का क्रम हुआ। उसी तरह कोष्ठक खोलते समय यदि कोष्ठक के बाहर धन का चिन्ह है तो कोष्ठक के भीतर के पदों के चिन्ह नहीं बदलते, किंतु यदि कोष्ठक के बाहर ऋण का चिन्ह हो तो कोष्ठक खोलने पर उसके पदों के चिन्ह बदल दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां हम इसके लिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे आपका लिखा है 3x माइनस और ब्रैकेट में y माइनस z। ये आपको, अब यहां आपको कोष्ठक को खोलना है और कोष्ठक के बाहर क्या है? ऋण का चिन्ह लगा हुआ है। तो क्या करेंगे? कोष्ठक खोलने पर उसके पदों के चिन्ह, यानी यहां पर y का क्या है? धन चिन्ह है, तो वह ऋण हो जाएगा। जैसे 3x माइनस y और ये जो z का क्या है? ऋण चिन्ह है, वह बदल के धन में हो जाएगा। और इस तरह से तो इन कोष्ठकों को खोलने का क्रम। और यदि किसी व्यंजक में एक से अधिक कोष्ठकों का प्रयोग हुआ हो तो सबसे पहले भीतर वाले कोष्ठक को खोलते हैं।
उसके बाद भीतर के पदों को सरल कर लेते हैं और यही क्रिया सभी कोष्ठकों को हटाने तक करते हैं। दो या दो से अधिक कोष्ठकों के बीच यदि कोई चिन्ह ना हो तो वहां पर हम क्या करते हैं, गुणा के चिन्ह को मान लेते हैं। विजीय व्यंजकों का योग। तो विजीय व्यंजक के योग की बात हम करते हैं तो बीजीय व्यंजक जो होता है इसके अंतर्गत कुछ समस्याओं को लेके हम उदाहरण के रूप में चलते हैं। जैसे सरिता के पास कुछ कंचे हैं, अमीना के पास उससे 10 कंचे अधिक हैं और अप्पू कहता है कि उसके पास सरिता और अमीना के पास कुल जितने कंचे हैं उससे 3 अधिक हैं। आप अप्पू के कंचों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहां चूंकि यह नहीं दिया गया कि सरिता के पास कितने कंचे, वहां पर क्या दिया गया है कि कुछ कंचे हैं, तो इसलिए यहां यह मान लेते हैं कि हम सरिता के पास कितने कंचे हैं, उसके पास x कंचे हैं और अमीना के पास क्या है, 10 कंचे अधिक हैं। अमीना के पास उससे 10 कंचे अधिक हैं अर्थात सरिता के पास x हैं, तो अमीना के पास कितने हो जाएंगे, x प्लस 10 कंचे। और फिर अप्पू क्या कहता है कि कुल जितने सरिता और अमीना के पास कुल जितने कंचे हैं उससे भी 3 अधिक कंचे हैं, तो सरिता और अमीना के पास कंचों का योग ज्ञात कर लेते हैं। अर्थात इन दोनों के पास, सरिता और अमीना दोनों के पास x प्लस 10, तो ये हो जाएगा आपका कितना आ गया, 2x प्लस 10। तो अब जब यहां दोनों के कंचों का योग कर लेते हैं तो 2x प्लस 10 हो जाएगा और उसमें से हम क्या करते हैं, यहां 3 को और जोड़ देते हैं। तो इस तरह हम अप्पू के पास कंचों की संख्या को देखें तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं कि उसका जो योग है 2x प्लस 10 और उसमें हमने 3 को जोड़ दिया, अर्थात कह सकते हैं कि 2x प्लस 13। इस तरह से भी हम सीधे सीधे निकाल सकते हैं कि अप्पू के पास कंचों की संख्या कितनी है, जितनी सरिता के पास है प्लस जितना अमीना के पास है, उन दोनों के योग से 3 अधिक हैं। तो अब सरिता के पास हमने माना x है, तो सरिता के पास x है, तो अमीना के पास x प्लस 10 और 3 को जोड़ दिया, पुनः हमें वही मान। तो इस तरह बच्चों को समझाने का तरीका और ये सीधे सीधे उत्तर को ज्ञात करने का। तो इस तरह से हम बीजीय व्यंजकों को जोड़ सकते हैं। इसी तरह एक समस्या, एक प्रश्न और लेके चलते हैं कि रामू के पिता की वर्तमान आयु रामू की आयु की 3 गुनी है। अब यहां यदि हम देखते हैं तो रामू की आयु जो है वह ज्ञात नहीं है। रामू की आयु क्या है, ज्ञात नहीं है। तो अब यहां पर हम ये मान लेते हैं कि रामू की आयु कितनी है, रामू की आयु x है। तब उसके पिता की आयु कितनी हो जाएगी, उसकी 3 गुनी है, तो पिता की आयु हो जाएगी 3x। और फिर आगे कहता है कि रामू के दादाजी की आयु रामू और रामू के पिता की आयु के योग से 13 वर्ष अधिक है। तो दादाजी की आयु कितनी हो जाएगी, दादाजी की आयु तो रामू की आयु प्लस रामू के पिता की आयु प्लस 13 वर्ष अधिक है। तो रामू की आयु कितनी है, x है,
रामू के दादाजी की आयु कितनी है, 3x है और उनसे 13 वर्ष अधिक है। तो इस तरह हम x, 3x और 13 का योग ज्ञात कर लेंगे तो हमें रामू के दादाजी की आयु का ज्ञान हो जाएगा। तो यहाँ यदि इन दोनों स्थितियों में देखा जाए तो बीजीय व्यंजकों को जोड़ना या घटाना पड़ा। अब यहाँ पर क्योंकि जोड़ की बात हमने की थी तो यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर बीजीय व्यंजकों को जोड़ा गया। बीजीय व्यंजकों को क्या किया गया, बीजीय व्यंजकों को जोड़ा गया। तो दैनिक जीवन में हम आप विभिन्न प्रकार की ऐसी ही स्थितियां क्या करते हैं, हम आप प्रयोग में करते हैं जहां बीजीय व्यंजकों को हमें प्रयोग करना पड़ता है। उन पर अंकगणितीय संक्रियाएं भी हम आप करते हैं। अब बात करते हैं समान पदों का जोड़ना और घटाना। यहां ये जानिए कि सरलतम व्यंजक जो होता है वह एक पदी होता है। इनमें केवल एक ही पद होता है। अब यहां पर कैसे, जैसे 3x और 4x को जोड़ें, तो 3x और 4x को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, 3x प्लस 4x। इसमें इस तरह से भी इसको हम लिख सकते हैं कि 3 गुणे x और प्लस 4 गुणे x। तो यहां यदि इस तरह से हम कर दें, किस आधार पर, यहां x को क्या किया, x को कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में 3 धन 4। तो यहां यह वितरण या बंटन के गुण के प्रयोग के आधार पर किया गया। यह किस पर किया गया, वितरण या बंटन के गुण के आधार पर प्रयोग किया गया। क्योंकि चर क्या हैं, संख्याएं ही हैं। यहां पर चर क्या है, यहां चर क्या है, चर संख्याएं ही हैं। इसलिए यहां पर किसका प्रयोग किया, यहां पर वितरण का प्रयोग किया और हमको इस रूप में प्राप्त हुआ। अब 3 और 4 को जोड़ दिया तो यह आ गया x गुणे 7। तो आपका मान कितना आ गया, 7x, जो कि क्या है, जो कि आपका उत्तर है। इसी तरह हम एक उदाहरण और लेते हैं समान पदों के जोड़ने का, कि यदि 8xy, 4xy और 2xy को जोड़ें, इनको क्या करें, इनको जोड़ें। तो इनको जोड़ने के लिए फिर वही प्रक्रिया होगी आपकी, क्या, कि 8xy धन 4xy धन 2xy। तो अब यहां पर इसको इस रूप में भी आप लिख सकते हैं कि 8 गुणे xy एक ब्रैकेट में प्लस 4 गुणे xy और धन 2 गुणे xy। तो यहां वही वितरण के नियम के अनुसार हम क्या करते हैं, एक्स वाई को कॉमन ले लेते हैं, गुणे ब्रैकेट में 8 धन 4 धन 2। तो इस तरह आपका मान आ जाएगा एक्स वाई गुणे 8 4 12 2 14 और आपका उत्तर आएगा 14xy। ये आपका उत्तर। तो इस तरह हम समान पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों, आगे अगली वीडियो में हम लोग व्यापक व्यंजकों का योग, घटाना, गुणा, भाग आदि के बारे में जानकारी लेंगे। धन्यवाद।